उनको हटाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बहुत अच्छे। चलो भाई, बहुत अच्छे। तो अभी जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 174 तक ऑलरेडी कर रखा है और इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 175 से करना है। 175 से आगे सभी सवालों को देखना है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 175 से लेकर कहाँ तक, 188 तक। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं क्या कहा गया। एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है। संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। यदि संख्या c का मान हमारा 5500 है तो a के 80% और b के 40% का जो योग है वो हमारा कितना होगा। प्री का पूछा गया सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसे हमें बनाना चाहिए बढ़िया तरीके से। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो जैसे जैसे हमारा डेटा दिया गया वैसे वैसे सवालों को हम पढ़ते चलें। तो यहाँ पर सबसे पहला साफ लफ्ज़ में कहा है कि 11/5 और वो भी किसका, a का, ये बराबर होगा हमारे किसके, 22% हमारे b के, यानी 22% ऑफ b। ठीक है, 22% का मतलब 22/100 किसके हो जाएगा मेरे भाई, तो b के हो जाएगा। कि 11/5 ऑफ ए नंबर ऑफ a इज 22% ऑफ ए नंबर ऑफ b। बहुत ही साफ लफ्ज़ों में मेरे भाई। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो 5 से हमने काटा कितनी बार में, 20 बार में। 11 से हमने काटा कितनी बार में, 2 बार में। अगर हम यहाँ से कहें तो a और b हमारा बट्टे में आ जाएगा। तो पहले 11 से 2 बार में काटा, 5 से 20 बार में। 2 से हमने कितनी बार में काट लेना है, 10 बार में। तो a/b की जो वैल्यू आ जाएगी ना मेरे भाई, वो हमारी आ जाएगी 1/10 की। बड़े प्यार से आप आराम से इतना लिख सकते हैं कि 11/5 ऑफ ए नंबर ऑफ ए इज 22% ऑफ ए नंबर ऑफ b। तो 11/5 ऑफ ए नंबर ऑफ ए इज 22% ऑफ ए नंबर ऑफ b। ठीक है और उसके बाद जो है यहाँ पर, यहाँ से ए और b का रेशियो हमारा आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर c। यहाँ से आपको एक और बात का ध्यान देना होगा। ठीक है, कि जो हमारा b है वो 2.5% है किसके, c के मेरे भाई। c का मान हमें दे रखा है तो हमसे 80% ऑफ a और b। अब यहाँ अगर आप देखोगे ना तो कई सारे तरीक़ों से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे रेशियो का आप इसमें कंसेप्ट लगा सकते हो, इसमें जो है, और बाकी नॉर्मल भी लगा सकते हो। बट मैं बोलूँगा एक बार रेशियो का कंसेप्ट लगा के देखो, इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं आपके। तो जैसे मानो a/b का आपने रेशियो निकाला, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि b जो है वो हमारा 2.5% है, यानी 2.5, और परसेंट का मान यहाँ पर 100 हो जाएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर c के हो जाएगा। अगर मान लीजिए दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 0 आता है। 25 से काटेंगे तो कितनी बार में, 40 बार में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई b और बट्टे में c बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 1/40 के। यानी a और b का अपना एक रेशियो आ चुका है, b और c का एक अपना रेशियो आ चुका है। c का मान उसके आधार पर दिया गया है और हमसे यहाँ पर कहा गया है कि 80% ऑफ a और 40% ऑफ b बताओ। अब यहाँ समझना मेरी छोटी सी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, 10 है, और यहाँ देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक ही संख्या के दो अलग अलग मान हो? नहीं हो सकता ना, हमें उस संख्या के मान को बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ b की वैल्यू 10 है तो यहाँ भी उसकी वैल्यू को 10 बनाना पड़ेगा, यानी इसमें ऊपर नीचे 10 से गुना करो। ऊपर नीचे 10 से गुना करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 400 हो जाएगा। अब सवाल में हमसे कहा गया कि यदि c का मान आपका 5500 है तो हमारा a का 80% और b का मान बताओ। यानी ये 400 की वैल्यू 5500 दे रखी है,
ये 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5500 दे रखी है। अभी हमें कुछ भी नहीं करना, बाद में हम देख लेंगे क्या है और क्या नहीं है। फिलहाल ए और बी का अपना रेशियो है, बी और सी का अपना रेशियो है। हम एक काम करते हैं, इसे 1x बोल देते हैं, इसे 10x बोल देते हैं, इसे 10x बोल देते हैं और इसे 400x बोल देते हैं। चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है कि जो सी की वैल्यू है यानी 400 जो x है वो हमारा बराबर है किसके, 5500 के। तो बड़े साफ लहजे में आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि x की वैल्यू 55/4 है। और इस वैल्यू को हम एकदम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, मेरा लास्ट वेपन होगा। शुरू से वैल्यू लेने का दिक्कत आता है, शुरू से वैल्यू लेने में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है, ठीक है, कि डेसिमल्स आ जाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे लगता है वो सही नहीं रहता है। पहले ए और बी के संबंध निकाले, फिर बी और सी के संबंध निकाले, दोनों जगह हमने बी को बराबर किया, ये हमारा आ गया। सी का मान दे रखा था तो एक्स का मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमसे जो कहा है वो हमसे ये कहा है कि 80% ऑफ ए, यानी 80% का मतलब, अब देखो ये 80% को आप 8/10 कह लो, 80/100 कह लो, ये 4/5 कह लो, बात वही है। तो बोलोगे सर 4/5, 80% का मतलब 4/5 होता है, किसका, तो मेरे भाई ए का, और ए की वैल्यू कितनी है तो एक्स है, प्लस यहाँ पे 40% ऑफ बी, 40% का मतलब कितना होता है 2/5, और ये मेरे भाई किसका, तो बी का, यानी कितना, तो 10x यहाँ पे। अगर मैं यहाँ सही से देखूँ मेरे भाई तो ये 4x है, सही से देखिए 4x हो गया और 20 हो गया, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, तो 24/5x का मान हमें बताना है। कितना बताना है, 24/5x का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 24/5 और इंटू कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू अब यहाँ उठा के रख दो। ये सबसे शॉर्टकट और शानदार तरीका हो गया। 4 से आपने इसे 6 बार में काट लिया, 5 से इसे 11 बार में काट लिया, आंसर आपका 66 आ गया। हाँ, इसके अलावा कोई और तरीके से जाओगे तो पक्का सवाल कैलकुलेटिव बनाकर छोड़ोगे, तो वैसा गलती मत करना, समझे ना, ये तो बहुत प्रॉब्लम आ जाने वाली है। कई लोग यहाँ पर ये करते हैं कि सी की वैल्यू दी गई होती है 5500, तो फिर सी के वैल्यू से यहाँ बी का वैल्यू निकालते हैं, फिर उस बी के वैल्यू से ए की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन उससे अपने आप को सवालों में उलझाओगे और यहाँ कोई फ़ायदा होगा नहीं। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि आप रेशियो ले लीजिए तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ए और बी का रेशियो आ जाएगा, बी और सी का रेशियो आ जाएगा, दोनों जगह आप बी को बराबर कर देंगे। सी का मान दिया गया तो वहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, जो पूछा गया उसको सॉल्व करते जाओ और बस लास्ट में जाके उस x का मान यहाँ पर जो है वो रख दो, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक बच्चा कह रहा है आपने x क्यों माना है, इसीलिए माना है क्योंकि ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू अगर होती है तो x नहीं माना जाता है, जब रेशियो होती है ना राजा यादव, तो मेरे भाई उसमें यहाँ पर जो है वो क्या मानते हैं, तो उसमें वहाँ पर x मानना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर ये रेशियो है इसीलिए हम क्या करेंगे, x मानेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और तरीका इस सवाल का हो सकता है सॉल्व करने का, और वो भी हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 175 में। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको किसकी वैल्यू दी गई थी, सी की, और सी की वैल्यू कितनी है, 5500 है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो साफ लहजे में यहाँ पर कहा गया कि जो बी है वो हमारा 2.5% है, किसका है, 2.5% यानी 2.5/100, और ये किसका है, तो सी का है, यानी कितने का है, 5500 का। अब अगर यहाँ देखोगे तो जैसे दशमलव हटाओगे तो तुम्हारा नीचे 0 आ जाएगा, ये दोनों 0 से दोनों 0 खत्म, 5 से काटोगे 2 बार में ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 से तो 2 बार में काट लोगे, 5 से आप 11 बार में काटोगे। अब 25 को 11 के साथ गुना करोगे तो 275 आएगा, और 275/2 हो जाएगा, ये आपका बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, बी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ ए नंबर बी। फिर उसके बाद यहाँ से बोलोगे कि सर 11/5 ऑफ ए नंबर ऑफ ए बराबर होगा 22%। 22% का मतलब 22/100 ऑफ नंबर बी, किसके, बी के, और बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू 275/2 है यहाँ पे। 25 से काटोगे 4 बार में जाओगे, 25 से काटोगे एक बार में 25, और एक और बार में 25 हो जाएगा। 2 से काटोगे मेरे भाई तो 11 बार में जाओगे, 11 से तुम्हारा 11 चला जाएगा। अब अगर यहाँ से ए की बात करोगे यहाँ पर तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 11, यानी बोलोगे सर 55/4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 55/4 हो जाएगा।
ठीक है, यानी पहले सी से बी की वैल्यू निकाली तो सी से बी की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पर बी से ए की वैल्यू निकाली, वो आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया 80% ऑफ ए और 40% ऑफ बी, तो 80% ऑफ ए का मतलब 80% का मतलब क्या होता है 4/5, और मेरे भाई किसका, ए का, यानी यहाँ पर 55/4 का। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया 40% ऑफ बी, 40% का मतलब 2/5, और किसका, बी का, और बी की वैल्यू कितनी है तो 275/2 है मेरे भाई। बड़े प्यार से बड़े आराम से आप यहाँ सॉल्व करिए, दोनों की वैल्यू को काटिए। 5 से जैसे आप काटेंगे 11 बार में, 4 से 4 खत्म, 5 से काटिए यहाँ पर 25 और 5 से 5 बार में, और उसके बाद 11 55 मिलकर कितना बना देगा 66। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बस मेरे भाई इस तरीके से करना है। तो कई सारे तरीके जो है यहाँ पर वो हम यहाँ कर सकते हैं, कई सारे हमारे पास अप्रोचेज हैं, समझ सकते हैं हम यहाँ। एक पिछला तरीका भी मैंने आपको बताया कि ये भी तरीका बताया कि सी से डायरेक्ट बी की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू से ए की वैल्यू निकाल लो, और फिर जितना परसेंटेज उनका कहा गया है उतना परसेंटेज जो है आप यहाँ पर इस तरीके से सवाल को बना सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 175 के बाद 176 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वो हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो देखिए मेरे भाई क्या कहा गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 176 कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया है। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखो, पहले वर्ष में उसने 60% का जो लाभ है वो अर्जित किया है। फिर उसके बाद जो उसकी कुल पूंजी हो गई, कुल पूंजी का मतलब क्या, जो शुरू में राशि लगाया था वो और साथ में लाभ। जैसे मानो मैं किसी बिजनेस में 100 रुपये लगाता हूँ और 100 रुपये लगाने के बाद मुझे उस पर 50% का फ़ायदा हो जाता है, यानी कुल मिलाकर कितना अब मेरे पास हो गया 150 रुपये। 100 रुपये का मेरा राशि और 50 रुपये का लाभ। अब वो 150 रुपये का 50% मैं क्या करता हूँ, दान कर देता हूँ। फिर दूसरी और तीसरी वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। 3 वर्षों के अंत में उसके पास 15,360 रुपये हैं और वो भी बचे हुए हैं, तो व्यक्ति ने अपने व्यवसाय में कितना प्रारंभिक रुपए के साथ शुरुआत की। ऐसे क्वेश्चन एक तरीके से आप कह सकते हैं गैम्बलिंग वाले क्वेश्चंस मैं मानता हूँ। क्या हो जाता है ना, जैसे अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप एक फलाने रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ठीक है, उसका फलाना या कुछ परसेंट जो है आप वहाँ पर दान कर देते हो, 10%, 20%। मतलब पहले क्या होता है कि पैसा लगाते हो बिजनेस में और लगाते ही आपको फ़ायदा निकल जाता है। जैसे मानो मैंने 100 रुपये का जुआ खेला, गैम्बलिंग की, और उसके बाद जो है मैंने 50 रुपये जीत लिया, मेरे पास हो गए 150 रुपये। उसका मैं क्या करता हूँ, आधा जो है अपने बैंक अकाउंट में सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जुए की नीति है हमेशा सारे पैसे लगाओगे तो हार कर ही आओगे। कुछ पैसा शुरू से निकाल निकाल के अकाउंट में भेजते जाओ, बहुत अच्छा टर्नओवर कमाओगे। तो मैंने क्या किया कि यार जैसे मेरे पास 150 बने, 50 रुपये अपने खाते में जमा कर लिए। अब मैं 75 रुपये के साथ फिर खेल रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि देखा, अच्छा 75 के साथ खेला, फिर मैंने 50% यानी उसका आधा 37.5 रुपये जीत गया। अब 75 37.5 को जोड़ दो, फिर उसके बाद मैंने उसका आधा भेज दिया अपने अकाउंट में। और ऐसे ही मैंने 3 बार इस प्रोसेस को अपनाया है, और 3 बार अपनाने के बाद आज मेरे पास 15,360 रुपये बचते हैं। तो शुरू में मैंने अपने बिजनेस में कितने रुपए लगाए थे, मेरे से ये पूछा जा रहा है कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट रही होगी यहाँ पे। मैंने कहा बढ़िया बात है, समझते हैं कैसे इस सवाल को, सबसे बढ़िया मेथड आपको लगता है क्या रहेगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ना, सीरीज मेथड से बेहतर कुछ भी नहीं है। सीरीज मेथड अगर हम अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे मैंने स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट, फर्स्ट ईयर ही अर्न 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50% ऑफ टोटल कैपिटल। यानी हम इसमें सीरीज मेथड लगाएंगे तो हम बनाएंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल है। मानो कोई व्यक्ति x रुपया अपने बिजनेस में लगाता है, उसके बाद कहा गया है यहाँ पर कि पहले साल में उसे 60% का प्रॉफिट होता है। 60% का आपको भी फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि जैसे मानो 60% को अगर हम बात करें तो ये 60% जो हो जाता है वो किसके बराबर होता है, तो 3/5 के, यानी 5 रुपये में 3 रुपये का लाभ होता है। यानी अगर हम बात करें तो जैसे मानो उसने 5 रुपये लगाए थे तो 5 में 3 कमा लिया, अब उसके पास कितने बन गए, तो 8 बन गए। वही बात है, 100 से कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है, जैसे कोई 10% का प्रॉफिट कमाए तो 10 लगाया था तो 11 बन गए, 20% कमाया मतलब 5 है तो 6 बन गए, इस तरीके से करके। और डोनेट मेरे भाई कितना किया है, तो डोनेट किया 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, आधा पैसा दान कर दिया। इतना बड़ा दानी आदमी है, कमाता है आधा पैसा दान कर देता है। तो जैसे मानो ये उसके पास पैसा था, इसने 5 रुपये लगाए थे, 5 में 3 का फ़ायदा कमा लिया तो 8 बन गया। अब आज मेरे पास इतना पैसा बन गया है
और इस पैसे का मैं दान देना चाहता हूँ, वो भी कितना 50%। तो 50% दान देने के बाद मेरे पास बचेगा कितना, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा काम यहाँ करना चाहता हूँ। मानो मैं यहाँ पर 30% कह रहा हूँ कि उसने 50% ना डोनेट करके 30% डोनेट किया, तो मैं अब यहाँ क्या लिखता। आप यहाँ बोलते कि सर उस व्यक्ति ने 30% डोनेट कर दिया है, बचा कितना है 70%। कितना बचा है 70%। तो आप ऐसे बोलते कि सर ये पूरा का पूरा अब तक का कमाई था, इस पैसे में जैसे मानो ये अगर 100 की वैल्यू है तो 30 दान करने के बाद यहाँ 70 बचा हुआ है। सर ये फर्स्ट राउंड की कहानी है। ये कौन से राउंड की कहानी है? फर्स्ट राउंड की कहानी है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी पहले राउंड में क्या होता है, पैसा 5 से 8 बनाया जाता है और फिर तुरंत दान 30% कर दिया जाता है, तो इतना होता है। हालांकि यहाँ पर 30% का दान नहीं है, 50% का दान है। तो 50% के लिए समीकरण हमारे कुछ और होंगे। तो हम यहाँ कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो देखो। हम बोलेंगे बिजनेस में x रुपए लगाए थे, ठीक है, वो हमारा कितने की वैल्यू थी 5 की, 3 का लाभ कमा लिया तो 8 बन गए, ये प्रॉफिट हो गया। रही बात डोनेशन की यहाँ, तो 50% जो है वो मैंने डोनेट कर दिया। 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2, यानी 2 रुपये में 1 रुपये दान दे दिए हैं। यानी अगर मेरे पास 2 रुपये थे तो उसमें 1 दान कर दिया तो 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा। ये प्रोसेस एक बार है। कहा गया यहाँ पर ही फॉलोड द सेम प्रोसेस विथ रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। इस प्रोसेस को वो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अपनाता है, दूसरे साल भी तीसरे साल भी। तो ये प्रोसेस 3 बार अपनाया गया, इसीलिए इसका कितना पावर लगाएंगे 3, क्योंकि एक बार और मल्टीप्लाई, फिर एक बार और, फिर एक बार और, इसीलिए 3 बार ये प्रोसेस अपनाया जाएगा कि पहली बार फिर जीतेगा, फिर डोनेट करेगा, फिर जीतेगा, फिर डोनेट करेगा, यानी इसका पावर 3। और इतना करने के बाद लास्ट में उसके पास 15,360 बचेंगे, तो इसकी वैल्यू 15,360 के बराबर आ जाएगी। अगर हम यहाँ बात करते हैं 2 से मान लीजिए काट देते हैं 4 बार में, तो x इंटू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, बराबर हो जाएगा किसके 15,360 के। बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर। अब अगर मानो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, तो 64 से हम इसे काटते हैं। 64 से हम क्या करते हैं, इसे काट के देखते हैं। तो 64 का अगर मान लो यहाँ पर दोगुना करोगे तो 64 का दोगुना कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और 15360, और ये हो गया 64 का दोगुना 113 से 8 गया 5, 2 26, फिर 64 का 4 गुना हो जाएगा मेरे भाई 56, यानी 240 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0, 125 का 4 गुना कितना हो जाएगा 500, 500 का 0 50 मन में, 125 का यहाँ पर दोगुना जो है वो 250, 250 और 50 कितना हो जाएगा, तो 250 और 50 300 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 300000 ऑप्शन नंबर जो भी है वो बिल्कुल सही है और सटीक है। ठीक है, जावेद कहते हैं सर परसेंटेज के बाद CI सही कराना, बिल्कुल कराएंगे भाई, वहीं टॉपिक कराएंगे, परेशान मत हो। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो सवालों में ऐसे ही लिखना होता है। ये सबसे शॉर्ट मेथड है कि मैंने कुछ कमाया था, x रुपए लगाए थे, जो कि एक राउंड में 5 के बाद 8 बन गए थे, और आधा डोनेट करने के बाद आधा बचा था। फिर यहाँ पर जैसे मानो सेकेंड राउंड में यहीं, थर्ड राउंड में यहीं, इसलिए मैंने इसके 3 पावर लगा दिए, ठीक है, और तो हमने आंसर यहाँ दे दिया है। तो सारा खेल जो होता है हमारे सॉल्यूशंस का होता है कि हम उसे यहाँ पर सॉल्व कैसे कर रहे होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 177 ऐसे ही है यहाँ पे। सुरेंद्र कुमार शुक्ला जी, जो भी समस्या है इंक्वायरी नंबर पर बात करिएगा। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसके मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि उसके मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में 2070 रुपये अधिक बचाता है। उसका प्रारंभिक मासिक खर्च क्या है, ये हमसे कहा गया है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 40% मोर देन मंथली सेविंग। If the monthly income increases by 40%, expenditure increases by 60%, then he saves 2070 in a month. ठीक है, वो इतना रुपए अधिक जो है वो सेव कर पा रहा है, तो व्हाट इज़ द इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर। इस सवाल को चाहो तो एलिगेशन से भी बना सकते हो, और चाहो यहाँ पर तो इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक बार इसका बेसिक तरीका भी समझा देता हूँ, उसके बाद इसका एक एलिगेशन वाला जो मेथड है वो भी हम आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके बेसिक मेथड के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक मेथड से हम कैसे कहेंगे समझिएगा। किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है
वो बराबर होता है मेरे भाई एक्सपेंडिचर जमा सेविंग के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक्सपेंडिचर जो है वो 40% ज़्यादा है सेविंग से। जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ये जो खर्चा है, इससे 40% ज़्यादा है। कई बार मैं कहता हूँ कि अगर सवालों को आसान बनाना है तो फ्रैक्शन को तोड़ा करो। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5 होता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5 रुपये अगर मान लीजिए जमा कर रहा है, तो 5 में 2 रुपये ज़्यादा है उसका क्या? तो बोलोगे सर एक्सपेंडिचर यानी 7 रुपये है। साफ लफ्ज़ों में कहा गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में ये 40% नहीं, ये 40%, ये 40% 2/5 है। तो कहा गया कि एक्सपेंडिचर 40% ज़्यादा है सेविंग से, यानी अगर ये 5 है तो ये 7 है। अब क्या लगता है आपको यहाँ पर कि ये 5 और ये 7 ही होगा यहाँ पे? ठीक है, तो नहीं, हमें अगर सवालों को आसान फॉर्मेट में सॉल्व करना है तो इनके पीछे 0000 लगाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। 700 और 500 हमारा कितना हो जाएगा? तो 700 और 500 हमारा 1200 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? 700 और 500 हमारा कितना हो जाएगा? तो 1200 हो जाएगा मेरे भाई। नीतीश गौतम बच्चे आपको ब्लॉक नहीं किया, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। किसी को ब्लॉक नहीं करते हम अपनी क्लासेस में, इस बात का निश्चिंत रहिए। हाँ, बस आप लोगों को आपके अपने कमेंट दिखेंगे, किसी और के नहीं दिखेंगे। ठीक है, ऐसा इसीलिए रखा गया था कि कोई भी बच्चा अपना डाउट पूछ सके और इसके डाउट को हम बता सकें। आइए, तो मेरी बातों को समझा कि इससे 40% ज़्यादा ये था, तो 500 था तो 700 था, तो मैंने इसको 1200 बना लिया। जैसे जैसे सवाल में कहा, अच्छा ये सारे एक्स हैं, इस बात को ध्यान रखना, या फिर यूनिट भी मान लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा जैसे इसे इतना एक्स मानता हूँ तो ये इतना एक्स हो गया, तो ये हमारा इतना एक्स हो गया। अब क्वेश्चन में कहा यदि मैं इसके इनकम को 40% से बढ़ा दूँ, यानी यहाँ पर इसको कितना बढ़ा दूँ? 40% से मैं बढ़ा दूँ, तो मुझे बताओ मैं इंक्रीज़ कितना करूँगा यहाँ पे? 40% अगर मैं बढ़ा दूँ तो इसमें जो इंक्रीज़ होगा वो मेरा कितने का होगा? तो बोलोगे सर इसका 10% 120 है, तो 40% कितना हो जाएगा? 40% हमारा 480 हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया खर्चा जो है ना वो 60% से बढ़ा देते हैं, 60% से इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये हमारा 60% से बढ़ जाएगा। इसका 10% 70, तो 60% कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर कि जो इनकम होता है बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। जैसे यहाँ देखो 1200 में से 700 घटाओगे तो 500 आ जाएगा। तो यहाँ 480 रुपये का इनकम में इंक्रीज़ हुआ, जिसमें से आप 420 ही खर्च कर पाए, तो बाकी जो किया वो आपने क्या किया? तो बाकी जो बच गया वो आपने सेविंग की थी अपनी। तो आप यहाँ बोलोगे सर इस 480 में से हमने 420 को माइनस कर दिया, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो वैल्यू हमारी 60x आ गई है। वैल्यू हमारी कितनी आ गई है मेरे भाई? तो 60x आ गई है। यानी अगर मैं इनकम को इतना बढ़ाता हूँ तो मेरा एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाता है, जिसके कारण मेरा सेविंग भी इतना बढ़ जाता है। भाई कल के दिन अगर मेरा बॉस खुश होकर मेरी तनख्वाह को बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है मैं और खर्च करूँगा। और ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करूँगा। ठीक है, ये भी होगा कि भाई ये जैसे मानो 10,000 मेरी सैलरी बढ़ जाती है, तो 10,000 के 10,000 थोड़ी खर्चा कर देंगे, कुछ खर्च करेंगे कुछ बचाएंगे। तो वही बात है कि पहले की तुलना में इनकम मेरा इतना ज़्यादा है, खर्चे मेरे इतने ज़्यादा हैं और सेविंग मेरी इतनी ज़्यादा है। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि वह सेव करता है 2070, एक महीने में 2070 ज़्यादा सेव करता है, यानी यहाँ पर इतना ज़्यादा सेविंग करता है और वो किसके बराबर है? 2070 के। तो सीधा सीधा आप दो तरीके हैं, एक तरीका आपका ये है कि आप ऐसे लिख दो कि 60x बराबर है 2070 के, फिर उसके बाद यहाँ से आप जो है 0 से 0 काट रहे हो, x की वैल्यू लेकर आ रहे हो, ये सब काम मत करना। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, दिया क्या है पूछा क्या है वो देखा करो। तो जो दिया है वो ये दिया है कि वो कितना ज़्यादा सेव कर रहा है, यानी 2070। तो ये जो 2070 है ये बता रहा है कि आप कितना ज़्यादा सेव कर रहे हो, यानी ये आपके सेविंग का इंक्रीज़ है, जिसकी वैल्यू होती है उससे इसे डिवाइड कर दो। 60x की वैल्यू है तो 60x से डिवाइड कर दो। और बोला है कि इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर, शुरू में वो यहाँ कितना खर्चा करता था, तो शुरू का खर्च जो है, आप शुरू का खर्च देखोगे तो बोलोगे 700 है, तो शुरू का खर्चा अगर 700 है तो इसे गुना किससे करोगे? 700x से कर दोगे भाई। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ जो दिया है वो किसका मान है? 60x का। पता किसका करना है? 700 का। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, काम खत्म करो। यहाँ पे x से तुम्हारा x खत्म, 0 से तुम्हारा 0 खत्म। 2 से अगर काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई तो 350 बार में। 3 से अगर काटोगे ना यहाँ पे तो 3 का 6 गुना 18
और यहाँ पर जो है 27 3 9 27 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ज़ीरो आप बिठा सकते हैं, डिजिटल सम भी चाहो तो लगा सकते हो, हालांकि उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। तो यहाँ बोलोगे 350 को गुना करना है 69 बार। भैया मुझे ये 70 दिख रहा है, 70 -1 कर लो, ज़्यादा अच्छा है। 7 × 5 = 35 और 7 × 21 और जो है वो 3 × 24 50 हो गया। ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें से 350 माइनस कर देंगे, 24,150। 24,150 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अपने अपने मल्टीप्लाई करने के तरीके होते हैं, आप जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि देखिए जो इनकम होता है वो डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे। ये हमारा सेविंग है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो वो हमारा इनकम हो जाएगा। मैंने इनकम में बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर में बढ़ा दिया, तो मेरी सेविंग बढ़ जाएगी। जो दिया गया था वो मेरे सेविंग का इंक्रीज था, वहाँ से मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों में यहाँ पर यह भी डाउट आ सकता है, ठीक है सर 4800 होगा, 4800 होगा, फूफा लेके आए थे 4800 होगा, बताना है 4800 होगा। आजकल है ना, कम बात किया करो व्हाट्सअप वाली से, दिमाग तुम्हारा स्थिर नहीं है, सारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया उसने तुम्हारा। बोलो उसको पहले कि पहले मुझे सरकारी बाबू बन जाने दो, नहीं तो उसके प्राइवेट बाबू बनने के चक्कर में जो तुम लगे पड़े हो ना, तो बस कहानी गड़बड़ हो जाएगी बाबू, हम बता रहे हैं। 1-2 साल और बेरोजगारी में जीवन जाएगा, चॉकलेट मंगवा मंगवा खाते रहेगी तुमसे, और फिर उसके बाद जो है ऐसे ही तुम खिलाते रहोगे, और बाद में खुद खाने के पैसे नहीं बचने वाले हैं तुम्हारे जेब में, समझे ना। इसीलिए कहते क्लास में ध्यान दिया करो, पढ़ कर आया करो। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन तो आपने इस तरीके से बना लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बच्चे को मैंने ये भी सिखाया है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चंस में एलिगेशन लगाते हैं। एक बच्चे ने कहा सिखाया तो है, तो कैसे कराओगे सवाल मेरे भाई, तो ये भी देख लो यहाँ पे ठीक है, कि वो एलिगेशन जब लगाओगे तो यहाँ कैसे लगाओगे। क्योंकि मेंस के बैच में जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तब डाउट आ गया, सर एलिगेशन सिखाया तो इसमें क्यों नहीं सिखा रहे हो, क्या चाहते हो, एलिगेशन फेल हो गया इसमें। मैंने कहा फेल नहीं हुआ, बस वो तरीका क्या पता आपको नहीं आता हो, वो समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक व्यक्ति का मासिक व्यय, एक बच्चा तब से कह रहा है लंबी क्लास लो, लंबी क्लास लो, इस चैप्टर को ख़त्म कर दो। मयंक जी मैं आपको बताता हूँ, अगले 10 मिनट में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर सकता हूँ, आपको ये बात पता है। अगले 10 मिनट में ये 11 सवाल ख़त्म हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट कभी ख़त्म करना नहीं होता है कि लंबी क्लास लेके किसी चीज़ को ख़त्म की जाए। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना, मुझे लगता है वक्त दीजिए। पिछले 7 मिनट से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका एक और मेथड बता रहा हूँ। पता है क्यों? मैं अगर चाहता 4 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ इसे। अगर मुझे चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी हो, क्या ज़रूरत है इतना एक्सप्लेनेशन देने की, वो छोड़िए, क्या ज़रूरत है खुद से एक और एलिगेशन मेथड बताने की। तो बच्चे ख़त्म करना ही सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें तरीके से पढ़िए और ऐसे पढ़िए यहाँ पर कि हाँ समझ में आए, और जीवन में दोबारा किसी से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, किसी और जगह किसी और इंस्टीट्यूट में पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे ने मेरा पूरा बैच एक बार पढ़ लिया ना, उसको भारत में किसी से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर मैंने आपको कह रखा है कि जब भी इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन हो, तो इनकम में कितने का इंक्रीज हुआ बीच में, एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज लेफ्ट में, सेविंग का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बताया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक कहता है सर ये 1200, 700 और 500 कहाँ से है। अब तुम जागो, गुड मॉर्निंग, ठीक है। पूरी रामायण बीत गई तब पूछते हो सीता कौन थी। बहुत गड़बड़ स्थिति हो गई है तुम्हारी, तुम अलग लेवल का जो है ना यहाँ पर सामग्री ले रहे हो, उसको तुम बंद करो, पहले बुद्धि सही स्तर पे लेके आओ, सही जगह पे लेके आओ, ठीक है। साक्षी श्रीवास्तव आप ब्लॉक नहीं है, आ जाइए। तो मैंने यहाँ पर वही बात कहा, सवाल में मैं पढ़ता हूँ तो कहा गया मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 40% ज़्यादा है सेविंग से। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो यहाँ समझिएगा इस बात को कि जो मेरे खर्चे हैं ना यहाँ पर, वो मेरे सेविंग से 40% ज़्यादा हैं। 40% का मान का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो 40% का मतलब 2/5 होता है। यानी यदि मैं 5 रुपये सेव कर रहा हूँ तो 5 में 2 ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, यानी कितना खर्च कर रहा हूँ मैं, तो 7 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे कितना खर्च कर रहा हूँ मैं, 7 रुपये हो गया। उसके बाद कहा गया मंथली इनकम को बढ़ा दिया गया 40% से, तो इनकम को कहाँ रखोगे, बीच में, यानी इनकम को बढ़ा दिया आपने 40% से। फिर उसके बाद अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया 60% से, तो एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया 60% से। ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया यह इतना रुपए ज़्यादा सेव कर रहा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, यह इतना रुपए ज़्यादा सेव कर रहा है। तो हम ये तो नहीं बता सकते कौन कितने रुपए ज़्यादा सेव कर रहा है, एलिगेशन मेथड से ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो कितना परसेंट ज़्यादा सेव कर रहा है। यानी एक्सपेंडिचर का दिया है, इनकम दिया, सेविंग का इंक्रीज ज़रूर निकाल सकते हैं कि वह अब कितना परसेंट ज़्यादा सेव कर रहा है। ये हम ज़रूर बता सकते हैं कि पहले की तुलना में अब कितना परसेंट ज़्यादा सेव कर रहा है। ठीक है। तो 60 में से 40 माइनस कर दो, आ जाएगा 20। अब देखो यहाँ एलिगेशन सॉल्व करने का तरीका बताया था, ये 5 का कितना गुना है, 4 गुना, तो यहाँ भी 7 का 4 गुना कितना होगा, 28 होगा। 40 में 20 को जोड़ दिया तो 60 आ गया, तो 40 में से 28 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 28 यानी 12%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 12% हो जाएगा। और फिर बोलोगे सर ये 12% कहाँ से आया, तो भैया देखो यहाँ पर सस्ता नशा नहीं किया जाता है, महंगा नशा किया करो, सख्ता का नशा करो, कहते हैं ना ओझा सर, सख्ता का नशा करो, ज़रूरी है यहाँ पर पावर का नशा करो। यहाँ पर जो है वो सस्ता नशा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 12% मैंने कहा, बहुत ही आसान बात। ठीक है कि भैया 40 में 20 जोड़ दिया तो इतना आया, तो एक तरफ अगर जोड़ा जाता है दूसरी तरफ माइनस किया जाता है, यानी यहाँ पर मेरा सेविंग कितने से बढ़ गया वो मुझे पता है, सेविंग मेरा कितने से बढ़ गया, 12%। तो यानी क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा है कि ही सेव 2070 मोर इन अ मंथ, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 2070 रुपये हैं ये मेरा क्या है, तो ये इंक्रीज इन सेविंग है कि मेरा सेविंग कितने से बढ़ गया है, और मेरा सेविंग बढ़ा कितने से है, तो बोलोगे सर 12% से। अगर मुझे अपने ओरिजिनल, ठीक है सर, अगर मुझे अपनी ओरिजिनल जो है सेविंग निकालनी होगी तो मैं किससे गुना करूंगा, तो मैं यहाँ 100 से गुना करूंगा। इससे मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इससे जो है मेरा यहाँ पर पता चल जाएगा कि मेरी ओरिजिनल सेविंग कितने की है। जैसे मान लीजिए इतना हमारा इंक्रीज हुआ, तो यानी 12% की वैल्यू है, 100% से गुना करने पे मेरा टोटल सेविंग आ जाएगा। ठीक है। मुझे बताना क्या है, मैं खर्चा कितना करता हूँ, मुझे बताना यही है कि मैं खर्चा कितना करता हूँ। आप अगर देखोगे तो सेविंग में और खर्चे में जो अनुबंधन है, जो गठबंधन है, वो क्या है, 5 और रेशियो में 7। यानी मैं अगर 5 रुपये बचा रहा हूँ तो मैं 7 रुपये खर्च कर रहा हूँ। ठीक है। यानी अगर मेरी सेविंग की वैल्यू 5 है तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू 7 है। यानी अगर ये मेरी टोटल सेविंग है और ये सेविंग अगर मान लीजिए मेरी कितने की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, तो मेरा खर्चा कितना है, 7 का है। ये सेविंग ही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे आपने 100% से गुना किया सेविंग आ गई, और ये सेविंग अगर 5 की वैल्यू है तो 7 का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही साफ और सहज लफ्ज़ों में कहेंगे, गुरुदेव बात ऐसी है, 5 से इसको लपेटेंगे कितनी बार में, तो 5 से आप लपेटेंगे 5 चौके 20, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, और फिर 5 चौके 20। यहाँ पे अगर हम आगे और बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 से हम काटे 4 4 8 1 9, 3 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, और 3 से 3 एकम 3 हो गया, 11 3 3 के 9 हो गया आपका। ठीक है, 8 24 हो गया। फिर उसके बाद 4 से काट लेंगे सीधा का सीधा 25 बार में, और मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई कितना, 138 को, और किसके साथ, 25 7 175 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 24,150 लेकर आएगा, और ये करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, बस बच्चों को तरीका नहीं पता होता है कि एलिगेशन लगाना कैसे है, इसी वजह से वो परेशानी में आते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, किस किस ग्रह से आते हैं। एक हमारे सूरज जी हैं, उनको पता है कि एप्लीकेशन में लाइव सेक्शन पे क्लिक करने पे वो यहाँ पहुँचे हैं, और फिर यहाँ अगर पूछ रहे हैं लाइव नहीं है क्या, मुबारक हो सूरज जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, रोज़ सुबह चाय लिया करिए, यहाँ पर 2 इलायची के साथ बढ़िया दिन जाएगा, बता रहे हैं। ठीक है, दिमाग आपकी भी सही स्तर पे नहीं है, मतलब आप एप्लीकेशन से होकर आए हैं, और एप्लीकेशन में भी वहाँ क्लास लाइव दिखी होगी, फिर दिखी होगी तो आपने क्लिक किया होगा तो ये क्लास चल रही होगी, फिर आकर ये बात पूछ रहे हैं। बहुत प्यारे इंसान है भगवान, 4 बच्चे, 5 पड़ोसन, ठीक है, और एक खुद को, ठीक है, कुल मिला के 11 की टीम बने और मस्त रहिए, खुश रहिए भाई साहब आप, वही ज़रूरत है आपको। क्या करेंगे तैयारी करके, सब मोह माया सर, छोड़ दीजिए सर,
गुड मॉर्निंग आपको भी। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं क्या कहा। एक मेरा भाई कह रहा है सर आज से ज्वाइन किया, टाइमिंग बता दो। इंक्वायरी नंबर पर पूछ लो, बाकी फिर भी बता देते हैं। जो बच्चे आज से ज्वाइन किए हैं मेरे भाई, सबसे पहले क्लास नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, 5 देखो, वहाँ से देखना शुरू करो तरीके से, स्टेप वाइज स्टेप, एक एक क्लासेस उसको देखना शुरू करो तब यहाँ तक पहुँचो। ऐसे नहीं करना है कि बीच में कहीं भी घुस जाएंगे, ऐसे मत करना, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आएगा नहीं, मैथ से नफरत हो जाएगी, डर लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्लास नंबर 1 से देखो, ज़्यादा अच्छा है। आ जाओ। x की आय y की आय से 42% अधिक है, z की आय x और y की आय के योग से 45% कम है, z की आय x की आय से कितना परसेंट कम होगी, ये हमसे पूछा गया है। मैंने कहा बताते हैं। x की आय y के आय से 42% अधिक है। अगर हम बात करें तो ये हमारा x का आय है, ये हमारा y का आय है और ये हमारा z का आय है। तो इनकम ऑफ x इज 42% मोर देन दैट ऑफ y। अगर x की बात करेंगे तो ये हमारा कितना ज़्यादा होगा, तो ये हमारा 42% ज़्यादा होगा सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनकम ऑफ z इज 45% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ x एंड y, यानी इन दोनों का जो भी सम आएगा ना, उससे मेरे भाई z जो होगा वो क्या होगा। तो कहा गया साफ तौर पर कि z जो है वो 45% कम होगा x और y से। 45% क्या होगा मेरे भाई, तो कम होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया भाई व्हाट परसेंटेज इज इनकम ऑफ z लेस देन इनकम ऑफ x। ये z की जो इनकम है वो x से हमारी कितनी है, और कितना बढ़िया तरीके से यहाँ दिया गया है, ठीक है। कितना बढ़िया तरीके से यहाँ दिया गया, देखिए इससे यह 42% ज़्यादा है और इन दोनों के सम से ये हमारा 45% कम है। प्यारा सा रिलेशन, एकदम बढ़िया वाला। कैसे करेंगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर देखिए ना बहुत आसान है। आप बोलते हैं सर सवाल ही तो करना है, कितना आसान है ये देखिए। आप सबसे पहले बोलेंगे सर ये रिलेशन है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, मज़ा आ रहा है देखने में सर, बस कुछ नहीं तो सुकून मिल रहा है, तो ऐसे सुकून के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ कहा x हो गया, y हो गया और z हो गया यहाँ पर। तो जैसे मानो y को, अगर y को 100 मानोगे तो इससे 42% ज़्यादा x होगा, यानी अगर इससे 100 मानोगे तो इसमें 42 ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 142 होगा भाई, होगा ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो इन दोनों का सम से, जैसे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा, और इससे 45% कम हमारा ये होगा। समझ में आ गया बात, यानी मैं आपसे 40% कम हूँ इसका मतलब मैं आपका 60% हूँ, मैं आपसे 30% कम हूँ इसका मतलब मैं आपका 70% हूँ। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ साफ लहजे में कहा गया है कि इससे ये 45% कम है, यानी इसका 55% है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 242, यानी इन दोनों से 45% कम, यानी इन दोनों का 55%। तो यहाँ पर इन दोनों का 55/100। कई लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं और जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक की ज्ञान उन्हें प्राप्त होती है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको सच में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि मैं 1000 बार कहता हूँ कि परसेंटेज पढ़ लो, आगे चल के डीआई पढ़ लो, आगे चल के रेशियो पढ़ लो। ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं ना जहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुन्ना मुन्नी से कितना परसेंट ज़्यादा है, या शीला मुन्नी से कितनी परसेंट कम है, या यहाँ पर राधा जो है वो कृष्ण से जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, कोई भी ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो उस केस में मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी होती, उनके रेशियो से काम चलाना होता है। जैसे यहाँ कहा गया यहाँ पर कि भाई व्हाट परसेंट ऑफ जेड लेस देन एक्स, यानी आपको यहाँ पर जेड और एक्स की बात आपको बतानी थी ना, तो आप क्या करते, जेड और एक्स का रेशियो लेते, वाई को यहाँ से उड़ा देते। कौन हो वाई तुम, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। वाई तो एक सहारा था जहाँ से एक्स आया था और उसके बाद उससे जेड आया था। तो यहाँ पर इन दोनों का बस रेशियो ले लो, वो तुम्हारा काम बना देगा। जरूरी नहीं होता मेरे भाई यहाँ पर कि अगर किसी से कंपेयर करना है, बताना है कौन किससे ज़्यादा है, तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, नहीं, नो नीड मेरे भाई, नो नीड, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे मानो अगर मुझे ये बताना है यहाँ पर साफ सवालों में कि जेड की जो इनकम है यहाँ पर कितना लेस है हमारा एक्स से, वाई को हटा दो, नो नीड भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सीधा यहाँ पर इन दोनों का रेशियो ले लो। अब रेशियो लोगे तो कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर 5 से काटा 11 बार में, 5 से काटा 20 बार में, 2 से काटा 10 बार में और 2 से काटा 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में,
ठीक है, क्या लगता है आपको यहाँ पर कि आप यहाँ कुछ और तोल झोल कर पाएंगे, कुछ और यहाँ मल्टीप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है यहाँ की कुछ कट्टम कुटाई कर ले, नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। तो जब नहीं कर सकते हैं, क्या 11 नहीं कर सकते हैं, तो ये 10 को लाकर यहाँ रख दीजिए। 10 को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1420 और यहाँ हो जाएगा यहाँ पर। अब 11 का गुना, तो पहले 1 फिर 2 और 1 हमारा 3 फिर 2 और 1 3 और ये, यानी यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में यही तो पूछा गया है कि बाई व्हाट परसेंटेज जेड लेस देन एक्स, ये जो जेड है ये इससे कितना कम है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 69 हो गया, ठीक है, और 69 और 20 हमारा 79 89, कितने की कमी है सर? तो 89 की कमी है। और किससे कम है मेरे भाई? तो यहाँ पर इससे कम है, यानी 1420 से, और इनटू कितना कर देंगे? x कर देंगे। बोलोगे सर इसमें क्या हमने समय बचा लिया? आपको पता भी नहीं कि आपने क्या क्या बचाया है, क्योंकि ये कंसेप्ट है। क्या पता आगे चल के कुछ ऐसे वैल्यूज़ हों जहाँ पर ये संख्या सीधा इसको उड़ा देता, रेशियो 1 और 2 का आता और देखते आप आंसर 50% कर देते। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ती है हमें अपने कंसेप्ट को डेवलप करने की। पूरे नंबर सिस्टम, सॉरी पूरे डीआई में जब आप देखोगे ना, तो ऐसे ही सवाल रहता है कि फलाना फलाने से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है। तो बड़े साफ लफ्ज़ों में हम वहाँ पर यही काम अपनाते हैं कि जिनकी तुलना करनी होती है उनका अनुपात उठा के लेके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 से 0 को काटा, ये हमारा किससे कटेगा मेरे भाई? तो ये कटने वाला तो है नहीं, ये हो सकता है ज़रूर कि 2 से आप 5 बार में काट लो और 2 से यहाँ 71 बार में काट लो। 89 का 5 गुना 8 पचे 40, 9 पचे 45, 445 को आप 71 के साथ भाग कर सकते हो। और अगर भाग करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा? ये आपका 7 छक 42, 420 और लगभग 6 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो 6.3% जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बहुत ही प्यार तरीके से सवाल को समझो, जानो। पैटर्न को नहीं पकड़ोगे ना तो किसी को भी 100 बना लोगे, और 100 बना लोगे तो दिक्कत आएगा। मेरे सवालों में कभी भी देखिएगा ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, लेकिन आपके अप्रोच में कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। क्यों? मैं समझाता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे कि इसी को 100 मानना है ताकि ये 142 बने। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा 242 का इतना, फिर मैं यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, रेशियो से काम चला रहा हूँ। मुझे पता है ना कल के दिन यहाँ ऐसे ऐसे संख्या आएंगे जिनका निकाल ही नहीं पाओगे, और एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है वो समय का ही खेल होता है, वहाँ कठिनाई बढ़ जाएगी। यहाँ पे कम समय में जो सवाल बनाता है वही हीरो कहलाता है, और कैलकुलेशन सारी समय की ऐसी तैसी करने के लिए पर्याप्त होता है। फंसाएगा आपको यहाँ पे। फिर मयंक शर्मा आप वही बात कर रहे हैं जो अभी कुछ देर पहले समझाया, आप सुधरेंगे नहीं क्या? ये बताइए। हैं? अभी कुछ देर पहले आपको वही बात बताई, फिर आप वही कमेंट में लिख रहे हैं। सारा ज्ञान दे दिया फिर वही बात आप कह रहे हो यार, क्या फ़ायदा फिर मेरे कहने का, बताओ। ए की आय बी के आय से 40% कम है, सी की आय ए और बी के संयुक्त आय से 30% से 40% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगी? क्या कहा गया सवाल में? देखिए, इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी एंड इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन 30% ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। बहुत ही प्यारा सवाल है। फेज़ 9 2022, नया सवाल एकदम बढ़िया तरीके से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। सवाल को समझते हैं। पहली बात, यहाँ पर कितने लोगों का जिक्र है? ए है हमारा, बी है और यहाँ सी है। इनकम ऑफ ए इज़ 40% लेस देन बी। अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पर ये 40% जो है वो हमारा कम है। किससे? तो 40% लेस देन बी। एंड इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन 30% ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। यानी इनके इनकम का, इन दोनों के इनकम के 30%, इन दोनों के इनकम का जो 30% जो भी बनेगा, जैसे मानो इनका इनकम कंबाइन आ गया 100 रुपये, 100 का 30% कितना हो गया? 30 रुपये। तो उससे ये कितना ज़्यादा है? तो कहा गया यहाँ पर साफ तौर में कि इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन 30% ऑफ ए एंड बी। यानी इनके 30% से ये 40% ज़्यादा है। इन दोनों का कंबाइन इनकम का 30% से ये 40% ज़्यादा है मेरे भाई, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो बाई व्हाट परसेंटेज सी इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। तो सी की इनकम हमारा ए से जो है वो हमारा क्या है बताइए। मैंने कहा ठीक है, ये प्रॉब्लम, ये जो आपको एक तरीके से क्वेश्चन था ये आपने देख लिया। अब यहाँ ये देखो एरो चली कहाँ से? जहाँ से चली मेरे भाई वहीं झगड़े का कारण है, उसी को 100 मानेंगे अपन। तो मैंने यहाँ पर कहा देखो 20 से 40% ए कम है, यानी अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ,
बी की बात कर रहा हूँ, सी की बात कर रहा हूँ, इससे 40% ये कम है। यानी अगर ये 100 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर इनके इनकम का कंबाइन, इनका कंबाइन कितना हो गया, 160। उस 160 का 30%, देखो सी जो है क्या है, तो इनका कंबाइन इनकम, इनका कंबाइन इनकम का 30%, तो इनका कंबाइन इनकम का ये 30% हो गया। तो इनके कंबाइन इनकम का 30% निकाल दिया, इनके कंबाइन इनकम का 30% निकाल दिया, और उससे 40% ज़्यादा है। उससे क्या है, 40% ज़्यादा है। यानी अगर बात करें तो जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, अगर वह अपने आप में 100% है, तो सी जो है वो हमारा कितना है, 140 है। यानी इससे 40% ज़्यादा है, यानी इस संख्या का 140% सी है, तो इसलिए इस संख्या का 140% कौन है, तो सी है। अब यहाँ सवाल में कहा गया कि सी की जो इनकम है वो कितनी ज़्यादा है ए से। सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, यानी सी और ए की तुलना करनी है। तो सी और ए की तुलना करनी है, तो यहाँ पर बीच में जो बी है वो क्यों आएगा भाई, तेरे को किसने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। तो जब किसी ने नहीं बुलाया तो बस बात इन दोनों की होगी, लड़ाई इन दोनों की होगी, झगड़े इन दोनों के होंगे। भी नहीं आ सकता है। ज़ीरो और ज़ीरो से हमारे दोनों जीरो ख़त्म, एक और ज़ीरो से हमारा एक और ज़ीरो ख़त्म। और कुछ काटना है तो काट सकते हो, हालांकि फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा है ज़रूरत आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मानो यहाँ 2 से काट सकते हो कितनी बार में, 7 बार में। 2 से काट सकते हो 5 बार में। और अगर चाहो यहाँ पर तो 2 से काट सकते हो कितनी बार में, 8 बार में। और यहाँ 2 से काट सकते हो कितनी बार में, 30 बार में। अब रेशियो लेना शुरू करो यहाँ। हालांकि एक और चीज़ हो सकती है, 3 से भी काटी, 1 मिनट रुक जाओ, ये मैंने क्या किया, रुको रुको रुको। ठीक है, मैंने कैसे कटिंग की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 0 1 0, 2 0 से दोनों जीरो ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 2 से 7 बार में और 2 से 5 बार में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि सीधा 3 से काटोगे यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 3 से जाओगे 20 बार में। 4 से अगर काटोगे तो 4 बार में, 4 से काटोगे तो 5 बार में। 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। और अगर यहाँ देखोगे तो 4 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। सवालों में यहाँ कहा गया है कि सी का जो इनकम है वो कितना ज़्यादा है ए से। आप यहाँ देखो तो सी का इनकम कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 3 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, तो 25 से ज़्यादा है। तो 3/25 इंटू 100% साफ लहजे में आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। एकदम यूनिक तरीका आप लोग को बताया, इसके पहले किसी भी बैच में ऐसा तरीका मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 12% आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जैसे इनके कंबाइन इनकम से 40% ज़्यादा था, तो इनके इनकम के 30% से 40% ज़्यादा था मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे के सारे फेज़ 9 में। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं यहाँ फ्रैक्शंस में इसीलिए नहीं लिखता हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पर चाहता तो बहुत ही शॉर्ट में 3/10 शुरू में लिखता और आसान हो जाता। यहाँ पर सीधा 7/5 लिखता और आसान हो जाता। बट बच्चे उसमें बड़ा कन्फ्यूजन सा रहते हैं, आपने क्यों लिखा यहाँ पे 5/7, कहाँ से आया। मुझे बताने के लिए लिखना पड़ता है कि बच्चे 100 है, 40% ज़्यादा हो गया तो 140 हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो भी वैल्यू आएगा ना, ये 100% है तो उससे 40% ज़्यादा, तो ये 100% है उससे 40% ज़्यादा, यानी 140%। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंस का क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2022 को पूछा गया सवाल है। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। ए की आय बी के आय का 80% है। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय और बी के व्यय 90% के बराबर है तो ए की बचत और बी का बचत कितना % अधिक होगा। ये सवाल तो एक यहाँ पर आप कर ही रहे हो, साथ में आगे चल के आप एक और चैप्टर में पढ़ोगे, और वो होगा मेरे भाई रेशियो, यानी अनुपात। जब हम आपको अनुपात कराएंगे ना, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे आपको, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और राइट नाउ पेपर में इसने अपना ट्रेंड बना रखा है, भौकाल बना रखा है। मतलब पूछे जाएंगे तो हम ही, नहीं तो और कोई नहीं यहाँ पे, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ मेरे भाई कैसे करेंगे वो समझिए। तो यहाँ पर करने का मतलब यहाँ क्या हो गया, सवाल को देखिए। ए की आय बी के आय की 80% है, और वे का व्यय बी के व्यय का 60% है। ये हमारा ए हो गया मेरे भाई, और ये हमारा बी हो गया। अगर हम बात करते हैं ए की आय बी के आय का 80% है, तो सबसे पहले इनकम समझना पड़ेगा। इनकम के लिए क्या कहा है, ए का इनकम बी के इनकम का 80% है।
80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो देखो अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखना शुरू करूंगा, समझना शुरू कर देना आप लोग। 4/5, यानी यदि यहाँ पर बी का इनकम 5 है तो ए का इनकम कितना है? 4 है। ठीक है, यानी इसका इनकम 5 है तो इसका इनकम कितना है मेरे भाई? तो 4 है। सबसे पहले 5x और 4x कह सकते हो अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है ए का जो खर्चा है बी के खर्चे का 60% है। यानी अगर हम बात करते हैं खर्चे के बारे में तो 60% का मान कितना हो जाएगा? 3/5। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा खर्चा है। अगर हम देखें इसका खर्चा 5y है तो इसमें इसका खर्चा कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत की बात है? कहा गया यदि ए का जो आय है बी के व्यय के 90% के बराबर है। यानी यदि ए का जो हमारा आय है, अब यहाँ पर सवाल के अनुसार, कथन के अनुसार ए का जो इनकम है यानी कितना? 4x, ये मेरे भाई बराबर है और किसके? तो कहा गया बी के खर्चे के 90% के बराबर। ठीक है, तो बी का खर्चा कितना है? 5y, यानी ये 5y का 90%। 5y का 90% यानी कितना? 9/10 मेरे भाई। आसान भाषा में प्यार से आप इसे काट सकते हो। 5 से काटोगे कितनी बार में? 2 बार में। तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y। बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 9 और बट्टे में मेरे भाई 8 के। ये x और y के हमारे रेशियोज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? तो x और y के मेरे भाई रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये x और y के रेशियो आ जाएंगे तो क्या करना है भाई? इनको यहाँ उठा के रखना है, इन वैल्यूज को यहाँ रखना है। क्यों रखना है? ताकि ये उनकी वैल्यूज को देंगे यहाँ पे। तो जैसे मानो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 9 आ गई तो भैया यहाँ रखो 9। तो 9 इंटू 4 तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 36 हो जाएगा। 9 इंटू यहाँ 5 कितना हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा सर। 8 से रखोगे यहाँ पर तो ये y है भाई। ठीक है, ये 3x नहीं है, ये 3y है। ठीक है, 3x नहीं है, ये 3y है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, चलो ठीक है, y की वैल्यू 8 है तो 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो अब ज़रा सवाल में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है बाई व्हाट परसेंटेज द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी। ए की जो सेविंग है वो बी से कितना ज़्यादा है? ए की सेविंग बी से कितना ज़्यादा है? तो सेविंग की बात करते हैं। सेविंग कैसे आप निकालते हैं ये बताइए। अपने इनकम में से अपने खर्चे को घटा देते हैं तो सेविंग आ जाता है। ये व्यक्ति यहाँ पर कमा रहा है 36 रुपये, खर्च कर रहा है 24। 36 में से 24 घटा दो, 12 रुपये की सेविंग आ गई। यहाँ पर 45 में से 40 घटा दो, 5 रुपये की सेविंग आ गई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है? क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है सेविंग ऑफ ए मोर देन बी। ये जो ए की सेविंग है कितना ज़्यादा है? तो ये कितना ज़्यादा है ये बताओ पहले। तो साफ लफ्ज़ों में यहाँ बोलोगे सर आंसर की बात यहाँ करते हैं तो कितना ज़्यादा है सर? 7 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा है। और किससे मेरे भाई? बी से। तो 7/5 इंटू 100% हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 से काटो 20 बार में तो ये कितना हो जाएगा? 140% हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा? 140%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। करण नागर जी क्या कर रहे हैं आप? ये सब उल्टा सीधा शब्द टाइप करके टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ये बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल था और ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कहा ना रेशियो में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का, कि कैसे यहाँ पर जो है इन दोनों का रेशियो कुछ और था, इन दोनों का रेशियो कुछ और था। फिर सवाल में कहा गया कि ये वैल्यूज़ के इतने % के बराबर है, उसको सॉल्व किया, फिर उन एक्स वाइज के वैल्यू को यहाँ रखा, तब जाकर आंसर आया। आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, दो बातें पहले भी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट करूँगा मैं। ठीक है, दो बातें बताऊँगा। पहली बात तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारा का सारा जो है आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे तरीके से बाकी सवालों को लगाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों से जो बात कहनी वो ये कहनी कि देखो होली की छुट्टी है, तो होली की जो छुट्टी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में की है वो मैंने आज से ही कर दी है। ऑफलाइन में भी सभी ऐसे ही मतलब छुट्टी रखते हैं होली की। ठीक है, 3 तारीख से और 5 तारीख से अलग अलग जगह पर छुट्टी था। रीज़न हमारा रखने का ये था क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर्स पर जो है विक्रमजीत सर ने और शिवान सर ने जो है खाटू श्याम जाने को कहा था कि वहाँ जाएंगे, वहाँ मन्नत मांगेंगे और धन्यवाद कहेंगे खाटू श्याम बाबा को, क्योंकि शिवान सर सबसे ज़्यादा उन्हें मानते हैं। तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन 5 लाख से हम लोग 11 लाख पर आ गए। हम लोगों को समय ही नहीं मिल पाया कि हम कभी वहाँ पर जा भी पाएँ। तो इसी वजह से अभी एकादशी का समय है, सबसे शुभ समय है, वहाँ जाना सबसे उचित है अभी।
तो कल जो है सबसे पहले तो सीजीएल के मेंस की ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं करूँगा जाके मेंस वाले बैच में, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक तरीके से हम बात करें तो खाटू श्याम के लिए कल लोग निकलेंगे। तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 5 को तो संडे है, 5 को हम लोग रिटर्न आएंगे। तो 2, 3 और 4 आप लोगों का ऑफ रहेगा। 6 तारीख से मैं प्रॉपर क्लासेस लूँगा आप लोगों की, और 6 से लेकर 9 तक के बीच में मैं कोशिश करूँगा एक आधा टॉपिक की और एक्स्ट्रा क्लासेस लूँ, क्योंकि 2 क्लासेस तो आप लोगों की होती ही हैं, एक एडवांस भी होती है, अरिथमेटिक भी होती है। ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर तो एक और जो है बीच में, क्योंकि ऑफलाइन बंद रहेगा, खाली बैठा रहूँगा ऐसे, तो उसमें जो है छोटे छोटे जो टॉपिक्स हो गए हैं सुबह सुबह में कोई क्लास लेकर मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, सर्च इंडिसेस है, या कुछ और भी ऐसे करके है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा। तो उसके लिए जो है हम लोग आपसे मिलेंगे 6 तारीख को। तब तक के लिए बढ़िया से जितना मैंने कराया है, ठीक है, उस सभी को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। जितने बच्चे मेरे से अभी पीछे हैं, कहने का मतलब मैं अभी वीडियो नंबर 20 पे हूँ, तो आप वीडियो नंबर 4 पे हैं, तो सारा कंप्लीट करके एकदम यहाँ तक पहुँच जाइएगा, अरिथमेटिक में भी, एडवांस में भी। ठीक है, बाकी मन लगा कर पढ़िए, खुश रहा करिए अच्छे से। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।